मैं 10वीं कक्षा का जो है वह बचे हुए प्रश्न चौथे पार्ट के लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी अगर आपको लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सरकार ने किसानों के हितों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए हैं। चलिए, हम ध्यान देते हैं कि 1980 और 90 के दशक में भारत में जो है वो कृषि में जो है सुधार लाने के लिए जो है वह सरकार के द्वारा कुछ जो है वो कार्य करने की कोशिश की गई। निरंतर इन कार्यों में वृद्धि होती रही। आज के समय में इन कार्यों को सूचीबद्ध तरीके से किया जाता है। नंबर 1, भूमि विकास कार्यक्रम। पहला जो पॉइंट है वो है भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि सरकार भूमि विकास के कार्यक्रम चला रही है। जिन लोगों के पास जो जमीन है वह जमीन जो है वह उन्हें दी जा रही है। और हम अगर इसको बोलें तो इसको भूदान के नाम से भी जाना जाता था और इसको ग्राम दान के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है वह रामचंद्र रेड्डी के द्वारा जो है वो पहली बार 80 किसानों को जो है वो इस प्रकार की भूमि दी गई। उसके बाद सरकार के द्वारा जो बंजर क्षेत्र था उसमें ग्राम दान या भूदान करवाया जाने लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वह सरकार के द्वारा तकनीकी में सुधार। हमारी तकनीक जो थी वो पुरातन थी कृषि करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है वह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया गया ताकि कृषि को अच्छे ढंग से किया जा सके और किसानों को इसका लाभ उठे। अगला है कि बीमा फसल का। अगर आपकी फसल किसी कारणवश सूखे से, बाढ़ से, किसी भी आपदा से या अन्य किसी कारण से कोई बीमारी आपकी फसल को लग जाती है, ऐसी अवस्था में तो सरकार जो है उस जो फसल है अगर आपने उसका बीमा करवाया है तो सरकार उसकी बीमे की जितनी कीमत पड़ती है वह आपको जो है वो मुहैया कराएंगे। इसके अलावा बागवानी के लिए बीमा व्यवस्था। भारत में बात करें तो भारत में बहुत सारे क्षेत्र में जो है वो बागवानी की जाती है, यानी कि हम जो है वो बगीचे लगाते हैं, फल उगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल की बात करें, सेब, लीची यहाँ से बहुत ज्यादा जाते हैं। अन्य में केला, आम, संतरा, बहुत सारे जो हैं वो हमारे बगीचे हैं। तो ऐसे बागान मालिकों का भी जो है वह बीमा किया जाता है। अगर उनकी किसी कारणवश फसल तबाह हो जाती है तो उनको भी इसका जो है वह फायदा मिलता है। अगला है हमारा सहकारी समितियां एवं बैंक समितियां। सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी सहकारी समितियां और बैंक स्थापित किए गए हैं जहां किसानों को जो है वो बहुत कम ब्याज दर पर जो है वो लोन मिलता है अपने खेतों के लिए उपकरण खरीदने के लिए, नए नए उर्वरक खरीदने के लिए और नए नए बीज खरीदने के लिए जो है वो किसानों को जो है वह ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां जो है वह खुली हुई हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो चलाया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई पीआईएफ से शुरू की गई कोई बीमा योजना होगी तो उस किसान को जो है वो इसका मुआवजा मिलता है उसकी मृत्यु के पश्चात। अगला है हमारा संचार के साधन। आपका रेडियो है, आपका टेलीविजन है, आपका आकाशवाणी शिमला है, सभी जगह से किसान जो है वह कार्यक्रम आयोजित होते हैं और समय समय पर वहां पर किसानों के लिए जो है वह जानकारी दी जाती है कि इस समय कौन सी फसल बीजी जा सकती है, फसल के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, उसके लिए जो बीज लेना है वो कौन सी उन्नत का हम लें, वो हमें कहाँ मिल सकता है। ये सारी जानकारी जो है यह आकाशवाणी दूरसंचार के द्वारा दी जाती है। अगर आपने अपने नजदीकी जो आपका शहर है उसमें जो किसान भवन है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, अपना फोन नंबर दिया हुआ है, तो आपके फोन नंबर पर भी वहां से किसान भवन से आपको समय समय पर बीमारियों से संबंधित, फसल से संबंधित या सरकार की किसी अन्य पॉलिसी से संबंधित जो सरकार किसानों के लिए दे रही है उसके लिए जो है वो कार्य करती है। और लास्ट पॉइंट है बिचौलियों से बचाव। जो बिचौलिए होते थे, जैसे मैं किसान हूं, मैंने कृषि की,
लेकिन बाद में क्या होता था, जब मैंने बेचना होता था तो मुझे बेचने के लिए जो है वो बिचौलिए कुछ ऐसे लोग थे तो वो मेरे से खरीद के ले जाते थे कम रेट पर, आगे वो ज्यादा रेट पे दे देते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने सीधा सा फैसला लिया है कि कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा, किसान अपनी फसल को सीधा सरकार को बेच सकती है ताकि उसे उसकी फसल का जो है वो अधिकतम समर्थित मूल्य प्राप्त हो सके। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था कि किस प्रकार जो है वह हमारी सरकार फायदे कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? चलिए आइए थोड़ी सी नजर दौड़ाएं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिको का एरिया है और मैक्सिको के एरिया के साथ ये जो आपका एरिया है, ये मैक्सिको के एरिया के साथ ये आपका सारा यूएसए है और यूएसए के साथ ये आपका कनाडा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जैसे ही यहां पर जो लोग रहते थे उन्हें जो है वो इंडीज के नाम से जाना जाता था। हम इंडियन है, ये इंडीज है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर यूरोपियन कंट्री के लोगों ने अधिकार कर दिया और यहां पर देखा कि बहुत सारे जो हैं वो खनिज भंडार थे, इसलिए उन्होंने उन गोरे लोगों के जो हैं वो इंडीज लोगों के साथ लड़ाई होने शुरू हो गई और धीरे धीरे उनमें संधि हुई। कुछ जो है वो जीत जो है वो इनको मिली, कुछ दूसरों को मिली। अब जीत होने के बाद क्या हुआ कि ये जो यूएसए का एरिया था यह अब गोरे लोगों के हाथ में आ गया। धीरे धीरे इसके आगे जो ये क्षेत्र है यह नदी के मुहाने पर है और यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और बाद में इन्हीं लोगों ने इस एरिया पर भी कब्जा कर लिया, इंडीज लोगों को भगा दिया और यहाँ सारे जंगलों को काटकर अत्यधिक कृषि की। अब देखिए, यहाँ पर गेहूं की कृषि वो करने लगे और यूएसए अमेरिका जो था वो किसी समय नंबर 1 गेहूं उत्पादक में बन गया है। अभी नंबर 1 पे चाइना आ गया है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका चला गया है। अब ध्यान देना, ये नंबर 1 आया लेकिन इसने जंगलों को काट दिया, उपजाऊ मिट्टी थी। 5-7 सालों में अच्छी जो है वो आपकी फसल हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो है वह मृदा क्षमता कम हो गई, तेज हवाएं चलती थी तो वो धूल उड़ाने लगी, उपजाऊ मिट्टी को उड़ाकर ले जानी पड़ी और धीरे धीरे क्या हुआ, वह सारा रेत के टीले में बदल गया। हमें अगर बात करें तो इसको हम सीधे तौर पे किस नाम से जानते हैं कि रोटी के टोकरी से लेकर रेत के कटोरे तक, ये हमने जो है वो 9th क्लास में पढ़ा है। चलिए, जनसंख्या में वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन जो है वह खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है और खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है तो उसके कारण जो है वह कृषि के लिए जो है वह दिन प्रतिदिन भूमि चाहिए थी। लेकिन अब कृषि के बाद प्रौद्योगिकी आ गई। अब प्रौद्योगिकी आने के कारण क्या हुआ, यहाँ कृषि योग्य भूमि जो है वो कम हो रही है। जैसे प्रौद्योगिकी आई तो प्रौद्योगिकी के आने से जगह जगह फैक्ट्रियां लगा दी गई। इन फैक्ट्रियों के लगने से बहुत सारा एरिया जो है उपजाऊ क्षेत्र, भूमि जो हम बीजने के लिए प्रयोग करते थे वह खत्म हो गई। आप बद्दी जैसे, आप नालागढ़ जैसे या अन्य शहरों की बात, जो औद्योगिकरण हुआ उसके कारण अब इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं और इनसे निकलने वाला गंदा पानी, रसायनों वाला पानी हमारी जो है वो मृदा को कम कर रहा है। हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, इससे क्या होगा, जो हमारी फसल होगी वो फैक्ट्रियों के नजदीक उस काले धुएं के कारण उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए वो मृदा वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, वो उसकी उपजाऊ क्षमता नहीं रहेगी। इसके अलावा उसके साथ जो नदी नाले हैं जहां से हम पानी सिंचाई के लिए लेते हैं वहां भी जो है वो गंदा पानी होगा, जिसके कारण जो है हमारे जो है वो पर्यावरण को इसका अत्यधिक हानि पहुंच रही है। तो इसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होंगे। आज के अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी की वजह से पेड़ों को ज्यादा काटा जा रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं और प्रदूषण की मात्रा को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जबकि उस अनाज को खाने वाले ज्यादा हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। जब बारिश होती है तो कीटनाशक क्या होते हैं, वो मृदा के ऊपर से सतह को और कीटनाशकों को धुलकर जो है वो कहाँ ले जाते हैं, वो
एक नाले में ले जाते हैं और नाले नदियों में ले जाते हैं, जिसके कारण हमारी नदियां भी जो हैं वो विषैली हो रही हैं। इसलिए जो है वो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला समय अगर इसी प्रकार भूमि कम होती रही तो क्या होगा, बहुत ही दयनीय होने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय क्या है? देखिए सरकार के द्वारा वही उपाय हैं। हमने बात की कि किसान क्रेडिट कार्ड बने, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले रिपीट करा दिया, इसके पॉइंट एज इट इज वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि सरकार ही किसानों के लिए, इसके अलावा किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है। ऋण के अलावा जो है वो उनको जो है वह समय पर उन्नत किस्म के बीज दिए जाते हैं, उर्वरक, बीमारियों से संबंधी आकाशवाणी या रेडियो या फोन के माध्यम से बताया जाता है, और उनके समय समय पर सेमिनार या गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं? भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि में कपास, चावल, गेहूं या अन्य जो चीजें थी, हमारी रबड़ थी, हमारे मसाले थे, यह विश्व के सारे देशों में प्रचलित थे। ज्यादातर मसाले और चाय और जो है अपना रबड़, चावल इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वैश्वीकरण हो गया, विश्व की कंपनियों का वैश्वीकरण, एक दूसरे से दूसरे देश में आयात होने लगा, जिसके कारण जो है वो होड़ बढ़नी शुरू हो गई। बहुत सारी चीजें बाहर के देशों से, जैसे सोयाबीन, मूंगफली किसी समय भारत में नहीं होती थी, यह अमेरिका महाद्वीप से जो है वो कोलंबस भारत लेके आया था तकरीबन 500 लाख वर्ष पहले। तो हम बात करते हैं कि यह वैश्वीकरण की स्थिति है, और इससे जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने नील की खेती देने पर आंदोलन, लोगों को, किसानों को जोर डाला, जिसके कारण चंपारण आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो अंग्रेज लोग अफीम की खेती भी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो उसी समय से जो है वो वैश्वीकरण कृषि को जो है वो बढ़ावा मिला हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये जो हमारी वैश्विक कृषि है, इससे जो है वो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो है या कृषि व्यवस्था जो है वो अत्यधिक प्रभावित हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।